आवाज आ रही है गाइस? हाँ सर, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग यार। थोड़ा वेट करते हैं, और भी लोग हैं। अर्पण हैज ज्वाइंड। गाइस एक बार कोई ग्रुप में मैसेज कर दो ना, क्लास हैज स्टार्टेड। मेरा फोन एक्चुअली चार्ज में लगा हुआ है, थोड़ा दूर रखा हुआ है। ओके सर। ओके, मीनवाइल गाइस थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। सो कैन यू टेल मी लाइक आप लोगों का मशीन लर्निंग प्रोफिशिएंसी इस पॉइंट पे कितना है? लाइक जीरो, या आपको थोड़ा आता है? बिकॉज मैं आपको फिर सोच रहा था एकदम बच्चों की तरह नंपाई पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है, वो मैं सोच रहा था। सो एक एक करके थोड़ा सर आंसर मेरा कर। तो जीरो। सर मेरा भी 0 है। किसका किसका जीरो मेरे को समझ में नहीं आया एक्चुअली। एक साथ सारी फोटोज आ गई। जस्ट वन सेकंड, मैं क्या करके पूछता हूँ। चैट में टाइप करना जिनका जीरो है, मतलब जीरो लिख दो। सौर्ध्या का तो आई गेस उसने किया है मशीन लर्निंग। सौम्यदीप, कैन यू हियर मी? आरबीएस कौन है यार? इज इट रौनक? आरबीएस? यस सर, यस सर। ओके 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 ओके। सो गाइज या सो आई वाज आस्किंग दिस क्वेश्चन। थोड़ा एक बार मेरे को बताना, दिस इज आवर फर्स्ट क्लास, और मैंने आपको बताया था कि हम लोग का प्रॉपर बैच जो स्टार्ट होगा वो 1 सितंबर से स्टार्ट होगा, तब सारे स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे। अभी कम लोग हैं इस बैच में। तो मैं इनिशियली बस इतना जानना चाहता हूँ कि आप लोगों का मशीन लर्निंग प्रोफिशिएंसी इस पॉइंट पे कितना है, ठीक है? तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप बस उसका आंसर चैट में टाइप करना। द क्वेश्चन इज दिस कि आपका मशीन लर्निंग प्रोफिशिएंसी कितना है। आपको लिखना है बिगिनर या इंटरमीडिएट। ऑब्वियसली एडवांस किसी का नहीं होगा। सो बिगिनर वर्सेस इंटरमीडिएट एक बार टाइप करना। मेरे को बस जानना है कि आपको किस जगह से पढ़ाना स्टार्ट करना है। एक बार चैट में लिखना गाइस। इफ यू वांट कि मैं एकदम बेसिक जीरो से स्टार्ट करूं तो जस्ट टाइप बिगिनर, ठीक है? टाइप कर रहे हो क्या आप लोग? तो दिख ही नहीं रहा था। सो अर्पण इज सेइंग जीरो, सेबा इज बिगिनर, रौनक इज आल्सो सेइंग। सौम्यदीप तुम्हारा? सौम्यदीप? Sir, beginner. I ओके know बिगिनर। just theory portion only. ओके फाइन। तो ठीक है गाइस, हम लोग बिगिनिंग से ही स्टार्ट करेंगे। और व्हाट वी विल डू इज हम लोग नमपाई से स्टार्ट करेंगे। अगेन आई अज्यूम आपको पाइथन आता है सभी को। पाइथन आई गेस सभी को आता है। बेसिक लेवल पाइथन, मतलब लूप वूप चला लोगे, और लिस्ट, डिक्शनरीज, इन सब चीज़ों के बारे में आई गेस पता होगा। कोई है जिसको पाइथन हाँ में, सर। कोई है जिसको पाइथन में प्रॉब्लम है? एक बार वो बताओ। जस्ट टेकिंग अ फीडबैक। अगर होगा तो मैं आपको कुछ वीडियो शेयर करूंगा अपने, और आप वो वीडियोस देख के आपको पाइथन समझ में आ जाएगा। सो कोई मेरे को बस इतना बता दो, अगर आपको पाइथन में प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इस पॉइंट पे। किसी को भी नहीं है, ठीक है। सो ओके गाइस, सो द प्लान वुड बी दिस कि आज वी विल स्टार्ट विथ थोड़ा सा लीनियर अलजेब्रा, ठीक है? लीनियर अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके बिना आप कोई भी एल्गोरिदम पे काम नहीं कर पाओगे। तो लीनियर अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, हम वो डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। और आज का क्लास थोड़ा छोटा रखेंगे बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल। और फिर हम लोग कल फिर से क्लास लेंगे। कल का क्लास नमपाई पे होगा सेम टाइम पे, ठीक है? और उसके बाद की क्लासेस फिर नॉर्मल 7-8 बजे के अराउंड करेंगे हम लोग, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट विद अ स्मॉल सेशन ऑन लीनियर अलजेब्रा, ठीक है? तो कोई बताएगा लाइक व्हाट इज लीनियर अलजेब्रा? आपने स्कूल में पढ़ा होगा। किन चैप्टर्स को आप लीनियर अलजेब्रा बोलते हो? सबसे पहले तो यही बताओ, किन चैप्टर्स को आप लीनियर अलजेब्रा बोलते हो? उन चैप्टर्स का नाम जिनको आप लीनियर अलजेब्रा बोलते हो। लाइक पता नहीं ये सही क्वेश्चन भी है कि नहीं पूछने वाला, बट आई जस्ट वांट टू नो कि आप किन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करते हो एज लीनियर अलजेब्रा। Like sir, where do you use sir x, y, something that variables? बट दैट इज अलजेब्रा। Yeah. Oh, linear. लीनियर अलजेब्रा स्पेसिफिकली एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कैलकुलस में जैसे टॉपिक्स क्या होते हैं? इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस, मैक्सिमा, मिनिमा, ये सब कैलकुलस के टॉपिक्स हैं, ठीक है?
सिमिलरली मैं आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन कि इफ आई से लीनियर अलजेब्रा तो आपके दिमाग में क्या टॉपिक्स आते हैं? So, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ये सब। हाँ, सबसे पहले तो आपके दिमाग में आना चाहिए मैट्रिसेस, बहुत पावरफुल। सेकंड आपके दिमाग में आना चाहिए वेक्टर्स। वेक्टर्स और मैट्रिसेस ये दो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर लीनियर अलजेब्रा काम करता है। और आज की क्लास में आई जस्ट शेयर कि क्यों ये दोनों चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है और इतनी पावरफुल है। ठीक है, तो ध्यान से देखना। लेट्स स्टार्ट। ज्यादा चीजें नहीं पढ़ेंगे, बहुत छोटी सी कुछ चीजें पढ़ेंगे। इट वुड हार्डली बी हाफ एन आवर। आई विल शेयर माय स्क्रीन और I'll just open something to draw where I can draw. So I will use this website or app. ठीक है? So yeah, guys, let's start with the discussion. सबसे पहले आप मेरे को बताओ और गाइज बात करना थोड़ा सा, ठीक है? बहुत कम लोग हैं और आपको पता है आई एम वेरी फ्रेंडली विद स्टूडेंट्स, तो प्लीज थोड़ा सा दोस्तों की तरह बात करते हैं। लेट्स हैव अ डिस्कशन, सीनियर जूनियर टाइप। सो कैन यू टेल मी, आप वेक्टर किसको बोलते हो? लाइक किस चीज को आप वेक्टर बोलोगे? वेक्टर किसको? which has a magnitude and a Magnitude direction. and this direction, yes. हाँ, लाइक वो सही है, मतलब वो डेफिनेशन बुक के हिसाब से सही है। चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ और अच्छे ढंग से, फिर आप बताना कि वहाँ पे वेक्टर कहाँ पे है। ठीक है, सो ध्यान से देखो, मेरे पास एक डेटा सेट है, ठीक है? और ये डेटा सेट में बहुत एग्जांपल्स में यूज करता हूँ, शायद आपने पहले भी कभी देखा होगा ये डेटा सेट। ये डेटा सेट में 3 कॉलम्स है, ठीक है? ये 3 कॉलम्स क्या क्या है? दीज 3 कॉलम्स आर CGPA, आपके कॉलेज में होता है, IQ, और उस बच्चे का प्लेसमेंट हुआ या नहीं। सॉरी, हैंड राइटिंग थोड़ा सा खराब हो रहा है बिकॉज मेरे को प्रैक्टिस नहीं है इस पे लिखने में। प्लेसमेंट यस और नो, मतलब यहाँ पे वैल्यूज कैसे होंगी? यस नो, यस नो, ऐसे करके वैल्यूज होंगी। IQ में वैल्यूज कैसे होंगी? 73, 84, 125, ठीक है? CGPA में वैल्यूज कितनी होंगी? जैसे 2.5 तो किसी का नहीं होता, लेट्स से 5.5, 6.6 मेरा खुद का CGPA, 7.7, 8.8, ऐसे CGPA है, ठीक है? अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, थोड़ा सोच के बताना, ठीक है? इस पूरे चीज में वेक्टर कहां पे है? यहाँ पे कोई भी वेक्टर दिख रहा है आपको? यहाँ पे कोई भी वेक्टर दिख रहा है आपको? इसमें से किसी भी चीज को आप वेक्टर बोल सकते हो। लाइक मैंने आपको एक चीज दिखाई और मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसमें वेक्टर क्या है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे वेक्टर क्या है? कॉलम। हाँ, कौन सा? प्लेसमेंट वाला कॉलम। प्लेसमेंट वाला कॉलम इज अ वेक्टर। ओके, बाकी लोग बताओ गाइस। Both are opposite to each other. बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर। ओके, ये लॉजिक लगा रहे हो आप। ठीक है, और कुछ बताओ। चलो मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे वेक्टर कहाँ पे छुपा हुआ है। सो व्हाट इफ मैं बोलूं कि मुझे इस डेटा को एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, तो कैन यू टेल मी इस डेटा को आप ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, सो दैट मेरे को देख के समझ में आए कि ये डेटा क्या बताना चाह रहा है। लाइक व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ वुड आई यूज? अलग अलग टाइप के ग्राफ्स आप यूज करते हो, राइट? मेरा क्वेश्चन ये है, सोच के बताना थोड़ा सा। अगर आपके पास एक न्यूमेरिकल कॉलम है, अगर आपके पास एक न्यूमेरिकल कॉलम है, पहले एक काम करते हैं, एक चीज का डिस्कशन कर लेते हैं। डेटा कितने टाइप का होता है, कोई बताएगा? मैं आपको पहले से बता रहा हूँ 2 टाइप का होता है। कोई बता सकता है डेटा के टाइप्स क्या होते हैं? डेटा के टाइप्स, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डेटा के टाइप्स क्या होते हैं? मतलब इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं है, बहुत एब्स्ट्रैक्ट सा क्वेश्चन है। सो डेटा के 2 टाइप्स होते हैं। हाँ, सही बोला। पहला होता है न्यूमेरिकल डेटा, फर्स्ट इज न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है? एंड सेकंड इज कैटेगोरिकल डेटा। आई गेस आपको दोनों का नाम पता चल रहा होगा, ठीक है? कोई न्यूमेरिकल डेटा का एग्जांपल बताओ सर। इंट, फ्लोट, कोई रियल लाइफ एग्जांपल यार, मतलब जो हम आपस में बात 1 करते 2 हैं। 3 4 5 6। हाँ, क्या क्या, फिर से बोलो। 1 2 3 4 5 6 ये सब नहीं नहीं, मतलब अर्पण, मतलब कोई रियल लाइफ एग्जांपल, कोई चीज के बारे में बात करो जहाँ पे न्यूमेरिकल डेटा होता है। किसी ने चैट में टाइप किया है, देखता हूँ मैं। चैट बॉक्स इनफैक्ट मैं साइड में ओपन करके रखता हूँ, ठीक है? हाँ, ये देखो ना, आपके डेटा में तो है। ये CGPA कैसा डेटा हुआ? ये CGPA कैसा डेटा है? न्यूमेरिकल। व्हाट अबाउट दिस IQ? ये कैसा डेटा है? IQ कैसा डेटा होगा? Numerical. ये भी न्यूमेरिकल होगा। व्हाट अबाउट दिस प्लेसमेंट होगा कि नहीं? ये कैसा डेटा है?
Categorical. This is categorical, right? तो यहाँ पे placement is categorical, gender is categorical, city is categorical, age is numerical, weight is numerical. ठीक है, सो ये मेरे को एक डिस्कशन करना था आपके साथ कि डेटा का टाइप्स क्या है. आपको फ्यूचर में हमेशा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कब कोई चीज कैटेगोरिकल है, कब कोई चीज न्यूमेरिकल है. ठीक है, नाउ कम्स दिस क्वेश्चन कि अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर करने का ट्राई करना. अगर आपके पास एक कैटेगोरिकल डेटा है, अगर आपके पास एक कैटेगोरिकल डेटा है और अगर आपके पास एक न्यूमेरिकल डेटा है, मतलब आपके पास एक न्यूमेरिकल डेटा है और एक कैटेगोरिकल डेटा है, कुछ भी इमेजिन कर लो अपने दिमाग में, और इन दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो वो ग्राफ कौन सा होगा. अलग अलग टाइप के ग्राफ्स आपने पढ़े होंगे बचपन में, स्कैटर प्लॉट, लाइन प्लॉट, बॉक्स प्लॉट, बार ग्राफ, पाई चार्ट्स, अलग अलग चीजें पढ़ी होंगी आपने. सो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप एक कैटेगोरिकल डेटा और एक न्यूमेरिकल डेटा को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप कौन सा ग्राफ यूज करोगे टू रिप्रेजेंट दिस डेटा. एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, जैसे कि न्यूमेरिकल डेटा है एज, न्यूमेरिकल डेटा है एज और कैटेगोरिकल डेटा है जेंडर. लेट्स से आपके पास ये डेटा है, तो कैन यू टेल मी एज और जेंडर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कौन सा ग्राफ यूज करोगे. सोचो थोड़ा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सोचो. एक न्यूमेरिकल डेटा है, कैटेगोरिकल डेटा है, किस तरह का ग्राफ प्लॉट करना सही रहेगा. द आंसर इज बार ग्राफ. बार ग्राफ यूज करोगे आप ये करोगे, आप यहाँ पे प्लॉट कर दोगे मेल और यहाँ पे प्लॉट कर दोगे फीमेल और यहाँ पर आप ऐसे बार्स ड्रॉ कर दोगे. अब ये बार्स कुछ भी बता सकते हैं. ये बार ये बता सकता है कि टोटल एज कितना है, एज इन सारे एज को ऐड कर दो, उसका कोई लॉजिक नहीं है. ये बता सकता है कि एज का मीन क्या है फॉर मेल एंड फॉर फीमेल. ये बात समझ में आ रहा है. तो इस तरह के डेटा के लिए आप क्या यूज करोगे, आप बार ग्राफ यूज करोगे. ठीक है, तो वही मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास दो कैटेगोरिकल डेटा है, कोई न्यूमेरिकल डेटा नहीं है, आपके पास दो कैटेगोरिकल डेटा है, तो आप किस तरह का ग्राफ प्लॉट करोगे, किस तरह का ग्राफ यूज करोगे. अगर आप एक न्यूमेरिकल एक कैटेगोरिकल के लिए बार ग्राफ यूज करते तो दो कैटेगोरिकल दो न्यूमेरिकल के लिए कौन सा यूज करोगे. सॉरी, माय क्वेश्चन इज दो न्यूमेरिकल के लिए कौन सा यूज करोगे, दो न्यूमेरिकल के लिए कौन सा यूज करोगे. दो न्यूमेरिकल डेटा है, मतलब x में भी न्यूमेरिकल है, y में भी न्यूमेरिकल है, तो इस तरह के डेटा के लिए कौन सा ग्राफ सूटेबल है. द आंसर इज स्कैटर प्लॉट. देखो आप क्या करोगे, ये सारे के सारे डेटा पॉइंट्स को ऐसे प्लॉट कर दोगे इस तरीके से. ठीक है, ये समझ में आ रहा है. तो यहां पर देखो, यहाँ पे आपका जो हर रो है ये एक स्टूडेंट का डेटा है. आपने पहले स्टूडेंट का डेटा लिया, यहाँ पे आपने CGPA डाला, यहाँ पे आपने IQ डाला, और यहाँ पे हर x क्या शो कर रहा है गाइस, बताओ थोड़ा. हर x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हर डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है गाइस, हर डॉट क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर से बताना. Corresponding IQ and CGPA. एक्चुअली यहाँ पे हर क्रॉस जो है, हर पॉइंट एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. डोंट यू थिंक ये एक स्टूडेंट है, ये दूसरा स्टूडेंट है, ये तीसरा स्टूडेंट है, ये चौथा स्टूडेंट है. एक काम करो, मैं थोड़ा सा क्लमजी हो गया, मैं रीलोड कर रहा हूँ पेज को और मैं फिर से ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको. थोड़ा सा क्लमजी हो गया इसीलिए. ठीक है, सो ध्यान से देखना. सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम क्रिएटिंग अ ग्राफ. सॉरी, ये ड्रॉइंग अच्छा नहीं बन रहा है. और ये रहे मेरे कॉलम्स, CGPA, IQ और प्लेसमेंट. ठीक है, सो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, देयर आर 1000 स्टूडेंट्स का डेटा. तो यहाँ पे जब आप ग्राफ्स ड्रॉ कर रहे हो, ये जो आप स्कैटर प्लॉट बना रहे हो, यहाँ पे एवरी क्रॉस रिप्रेजेंट्स वन स्टूडेंट. ये तो आई गेस आपको समझ में आ रहा है. कैन यू टेल मी ये जो थर्ड इंफॉर्मेशन है कि उनका प्लेसमेंट होगा कि नहीं, वो मैं इस ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. ये सारे स्टूडेंट्स हैं, हाउ कैन आई रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन कि इनका प्लेसमेंट हुआ कि नहीं इस ग्राफ के ऊपर, डिपेंडिंग ऑन द डेटा. जैसे यहाँ पर अगर आपका पहला स्टूडेंट है और इसका CGPA है 7.5 और इसका IQ है 100 और इसका प्लेसमेंट हुआ है, तो मान लो वो ये स्टूडेंट है, मान लो वो ये स्टूडेंट है. तो हाउ कैन आई रिप्रेजेंट कि इसका प्लेसमेंट हुआ है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स पे एक जैसे दिख रहे हैं ब्लैक कलर के. तो व्हाट कैन आई डू टू डिफरेंशिएट कि इसका प्लेसमेंट हुआ, इसका प्लेसमेंट नहीं हुआ, इसका प्लेसमेंट हुआ, इसका प्लेसमेंट नहीं हुआ. क्या करने से मैं ये डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकता हूँ कि जो भी ग्राफ देखे उसको देख के समझ में आ जाए कि ये जो पॉइंट है इसका प्लेसमेंट हुआ, ये जो पॉइंट है इसका प्लेसमेंट नहीं हुआ.
सर लाइन ड्रॉ करके। हाँ, लाइन ड्रॉ करके कर सकते हैं, बट अभी हम लोग वो काम नहीं कर रहे हैं। अभी इस पॉइंट पे वी आर नॉट इनटू मशीन लर्निंग। मान लो अभी आपके पास कोई एल्गोरिदम नहीं है, आपके पास कोई प्रिडिक्शन नहीं है, आपके पास ये डेटा है। मैं आपको नया डेटा पे प्रिडिक्ट करने को नहीं बोल रहा, मैं आपको सिंपली जो पुराना डेटा है उसी में इंफॉर्मेशन को दिखाने में पूछ रहा हूँ। आप दिखाओगे कैसे? कलर्स, कलर कलर कर दोगे यार, बहुत सिंपल है। आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि जितने भी लोगों का प्लेसमेंट हुआ मैं उनको ग्रीन कलर से सराउंड कर देता हूँ। सो यहाँ पे ग्रीन कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। और आपका रेड कलर क्या सिग्निफाई कर रहा है? प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो अब देख करके मुझे तीन चीजें समझ में आ रही हैं। जैसे अगर मैं किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़ूं तो मुझे उसका सीजीपीए मिल रहा है इस जगह से, मुझे उसका आईक्यू मिल रहा है इस जगह से, और मुझे ये भी पता चल रहा है कि उसका प्लेसमेंट हुआ कि नहीं उसका कलर देख करके। आई गेस ये चीज समझ में आ रहा है, ठीक है। नाउ कम्स द क्वेश्चन कि यहाँ पे वेक्टर्स कहाँ पर है, ठीक है। सो ध्यान से देखो वेक्टर्स कहाँ पे है। ईच ऑफ दीज पॉइंट्स आर एक्चुअली अ वेक्टर। कोई जस्टिफाई कर सकता है इस लाइन को? ईच ऑफ दीज पॉइंट्स आर एक्चुअली वेक्टर्स। कोई जस्टिफाई कर सकता है इस पॉइंट को? कैसे? ये देखो ऐसे, ये वेक्टर हुआ गाइस? क्या ये एक 2D स्पेस में वेक्टर है? मान लो अगर इसका सीजीपीए 8 है और इसका आईक्यू मान लो 80 है, और ये आपका x डायरेक्शन है, ये आपका y डायरेक्शन है। कैन आई राइट दिस पॉइंट एज 8i plus 80j, where I and j are unit vectors in x and y direction? Can I call every point as a vector? थोड़ा सोच लो guys, this point is very important. हाँ क्या सौम्यदीप, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है ठीक से, फिर से बोलना। Those are positional vectors. हाँ मतलब कोई भी वेक्टर्स उससे पॉइंट, मतलब आई एम जस्ट सेइंग कि कैन यू कॉल देम वेक्टर्स? मतलब सबसे पहले इस आइडिया के साथ कंफर्टेबल हो जाओ, इस आइडिया के साथ कंफर्टेबल हो जाओ दैट एवरी पॉइंट ओवर हियर इज एक्चुअली अ वेक्टर इन दिस 2 डायमेंशनल स्पेस। ये पॉइंट के साथ आप लोग कंफर्टेबल हो? Yes, sir. Yes. ओके चलो, एक काम कर रहा हूँ मैं अपने डेटा को, सौम्यदीप तुम अपना माइक थोड़ा म्यूट करो ना, मेरा ही आवाज वापस मुझे सुनाई दे रहा है और वो डिस्टर्बेंस हो रहा है। जैसे ही तुम बोलना बंद कर दो तो एक बार म्यूट कर देना, ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनना। मैंने अपना डेटा को थोड़ा सा चेंज किया और अब मेरे डेटा में मैंने एक नया कॉलम ऐड किया, ध्यान से सुनना। और ये कॉलम है, मेरे पास अब डेटा क्या क्या है, मेरे पास है सीजीपीए, मेरे पास है आईक्यू, और मेरे पास है उसका क्या चीज़ और लॉजिकल हो सकता है, प्लेसमेंट मिले या ना मिले इसके लिए, और क्या चीज़ पे डिपेंड कर सकता है प्लेसमेंट अपार्ट फ्रॉम सीजीपीए आईक्यू, दैट उसके कितने बैकलॉग्स हैं, उसके कितने बैकलॉग्स हैं, नंबर ऑफ बैकलॉग्स, ठीक है। मैंने एक थर्ड डेटा ऐड कर दिया, और अभी भी मेरा फोर्थ कॉलम कौन सा है, प्लेसमेंट हुआ या नहीं हुआ। तो नाउ कैन यू टेल मी, अब इसी इंफॉर्मेशन को मैं ग्राफ में कैसे प्लॉट कर सकता हूँ? मैं फिर से रीलोड कर रहा हूँ पेज को, आई होप ये वाला अभी तक आपको समझ में आ गया। आई एम रीलोडिंग दिस पेज एंड आई एम आस्किंग यू दिस। 3-dimensional. एक मिनट रुक जाओ, जस्ट 1 सेकेंड। सो मेरा डेटा ये रहा, मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ। मेरा डेटा है सीजीपीए, मेरा डेटा है आईक्यू, मेरा डेटा है बैकलॉग्स, क्या यार ये, और मेरा डेटा है प्लेसमेंट हुआ कि नहीं, ठीक है। और मुझे फिर से गाइस इस पूरी चीज को एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। कैसे करूंगा? 3-dimensional space में मतलब तीनों एक्सिस होगा. अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पे एक ग्राफ बनाओगे जो अगेन स्कैटर प्लॉट ही होगा, बट ये 3D होगा। सो दिस विल बी सीजीपीए, दिस विल बी आईक्यू, एंड दिस वुड बी बैकलॉग्स, ठीक है। सो लेट्स से यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है, ये स्टूडेंट है, तो ये 3D स्पेस में कहीं यहाँ पर है, ठीक है, ये कहीं यहाँ पर है। सिमिलरली एक और स्टूडेंट है, वो यहाँ पे है। कुछ और स्टूडेंट्स हैं, कुछ और स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, राइट। नाउ अगेन लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन, यहाँ पे वेक्टर्स कहाँ पर है?
सभी वेक्टर पॉइंट है। फिर से सभी वेक्टर्स हैं, मतलब हाँ। डोंट यू थिंक फिर से आप बोल सकते हो कि ये जो अपना पॉइंट है दिस इज एक्चुअली अ वेक्टर। अब इसके तीन कंपोनेंट्स होंगे, राइट? एक सीजीपीए के डायरेक्शन में, एक आईक्यू के डायरेक्शन में, एक बैकलॉग के डायरेक्शन में। तो अगेन एवरी पॉइंट इज अ वेक्टर। यहां तक आई गेस कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? अगेन ये कलर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्लेसमेंट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है? ओके, नाउ अगेन लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन अगेन। व्हाट इफ मैंने यहाँ पे तीन और कॉलम्स ऐड कर दिए, यहाँ पे मैंने तीन और कॉलम्स ऐड कर दिए। अब कुछ भी हो सकते हैं वो कॉलम्स, उसका एज कितना है, उसका हाइट कितना है, उसका वेट कितना है, मैंने कुछ और तीन कॉलम्स ऐड कर दिए और ये चार कॉलम्स अभी भी हैं। तो अब मेरे पास 7 कॉलम्स हैं जिसमें से एक कॉलम प्लेसमेंट होगा कि नहीं और बाकी 6 कॉलम्स ये हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, डायमेंशन इंक्रीज कर देगा। डायमेंशन इंक्रीज कर दिया, राइट? अब ये डेटा 6D स्पेस में पहुंच गया। बट क्या अभी भी वो बात ट्रू है कि एवरी पॉइंट इज स्टिल अ वेक्टर? क्या ये बात अभी भी ट्रू है कि यहाँ पर हर जो स्टूडेंट है वो इस 6 डायमेंशनल स्पेस में अगेन इट्स अ वेक्टर? ये बात मानोगे? यस सर। ये बात अभी भी ट्रू है, राइट? मतलब अब इस वेक्टर के 6 कंपोनेंट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6, राइट? बट दिस विल स्टिल बी अ वेक्टर। लेट्स इमेजिन n डायमेंशनल स्पेस, और n डायमेंशनल स्पेस में भी ये बात ट्रू है। सो मशीन लर्निंग में बस आपको एक चीज बताना चाहता था, ये आपको आगे तक याद रखनी है और आपको बहुत काम आएगी। ये बात क्या है कि जैसे आपको कोई डेटा सेट मिले, उसमें जितने भी आपके टारगेट जितने भी आपके इनपुट कॉलम्स होंगे, उसमें जो एक रो होगा वो हमेशा एक वेक्टर होता है, ठीक है? ये वाला बात हमेशा याद रखना, ठीक है? आई गेस ये वाला चीज आपको याद रहेगा। इसको हमेशा वेक्टर की तरह सोचना, फिर आपको बहुत हेल्प मिलेगा ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में। आगे बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आएंगे जब अगर आपकी ये थिंकिंग नहीं होगी इनको वेक्टर्स की तरह देखने की, तो आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो दिस इज लाइक रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है? सो नाउ व्हाट आर मेट्रिसेस देन? वेक्टर्स तो हमने समझ लिया, मेट्रिसेस क्या होता है? बचपन में आपने पढ़ा होगा। मेट्रिसेस किसको बोलोगे आप? मेट्रिक्स किसको बोलोगे आप? व्हाट आर मेट्रिसेस? सेट ऑफ वेक्टर्स। सेट ऑफ वेक्टर्स, परफेक्ट। सो मतलब अगर मेरे पास एक डेटा है, लेट्स कॉल इट डी, और उसमें लेट्स से m कॉलम्स हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, m कॉलम। तो यहाँ पे हर रो क्या है? हर रो क्या है? एक वेक्टर है, ठीक है? और इन सारे वेक्टर्स को अगर आप कलेक्टिवली ले लो तो ये क्या है गाइस? दिस इज नोन एज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, और इसको मशीन लर्निंग में बोला जाता है डेटा मैट्रिक्स। इसी को आप मशीन लर्निंग लैंग्वेज में क्या बोलते हो? डेटा मैट्रिक्स, ठीक है? सो हमेशा याद रखना, आप अपने सारे के सारे इनपुट कॉलम्स को अलग कर लो, सारे रोज निकाल लो वहां से, दैट बिकम्स योर डेटा मैट्रिक्स, ठीक है? और यहां पर ये जो चीज है कि उनका प्लेसमेंट हुआ कि नहीं, लेट्स से हम उसको 1 0 0 1 1 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्या चीज है? इसको क्या बोलोगे? इसको अलग कर दिया, ये तो अपना सारा इनपुट हो गया, ये अपना टारगेट हो गया। टारगेट मतलब जिसको प्रिडिक्ट करना है। ये क्या है? व्हाट इज दिस? इसको क्या बोलोगे गाइस? इज इट अ वेक्टर और इज इट अ मैट्रिक्स और वेक्टर? दिस इज ऑल्सो, नहीं नहीं नहीं, दिस इज अ वेक्टर। एक मैट्रिक्स। ये भी वेक्टर है गाइस, ये भी वेक्टर है, और इसको आप कॉलम वेक्टर बोलते हो क्योंकि इसमें नहीं नहीं, इसको, हाँ, इसको हम कॉलम वेक्टर बोलते हैं। इसको कॉलम वेक्टर बोलते हैं या रो वेक्टर बोलते हैं, मैं कंफ्यूज हो गया। एक्चुअली उतना मैटर नहीं करता। रो वेक्टर का एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। आई गेस इसको कॉलम वेक्टर बोलते हैं। सो रो वेक्टर इज, अच्छा इसको रो वेक्टर बोलते हैं क्या? Matrix A is a column vector, this is a column vector and this is a row vector. So yeah, this is a column vector guys, इसको हम लोग column vector बोलेंगे। This is a column vector, ठीक है? अब होगा क्या, अगर आप इसके ऊपर ट्रांसपोज ऑपरेशन लगा दो तो क्या बन जाएगा? अगर आप एक
कॉलम वेक्टर के ऊपर ट्रांसपोज ऑपरेशन लगा दो तो क्या बन जाएगा? रो वेक्टर। रो वेक्टर। ठीक है, ये ऑपरेशन भी आप बहुत बार करोगे, तो ये बस याद रखना कि कॉलम वेक्टर किसको बोलते हैं, रो वेक्टर किसको बोलते हैं। ऑल्दो उतना मैटर नहीं करता, मैं खुद भूल जाता हूँ, फर्क नहीं पड़ता। बस ऐसे याद रखना कि जो टारगेट है वो खुद में एक वेक्टर है, ठीक है। और जो आपका ये है इसको आप डेटा मैट्रिक्स बोलते हो। यहाँ तक आई गेस आपको समझ में आ गया। नाउ आई डिस्कस वन इम्पोर्टेंट। मैट्रिक्स क्यों नहीं बोलते? किसको? क्योंकि इसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स नहीं है। उसने सही तो बोला ना, मैट्रिक्स क्या होता है? इट्स बेसिकली कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स। कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स को आप मैट्रिक्स बोलते हो। तो मैट्रिक्स में तो सर, हाँ अच्छा बोलो। मैट्रिक्स में तो सर ये तो कॉलम मैट्रिक्स या फिर रो मैट्रिक्स बोलते हैं सर। हाँ, देखो, मैथ में आप- तो ऐसा बोलते जब हाँ, वो क्या सी मैट्रिक्स सॉल्यूशंस निकलते हैं। ऑब्वियसली यू कैन से दैट, जैसे आप स्क्वायर ब्रैकेट ये वाला नोटेशन यूज कर रहे हो, यू कैन कॉल इट दैट, राइट। बट अगर वहां पे सिर्फ एक सिंगल कंपोनेंट है लाइक दिस, अगर एक सिंगल कंपोनेंट है तो एसेंशियली इट इज अ वेक्टर। मतलब आप उसको पॉइंट्स के थ्रू कोऑर्डिनेट्स के ऊपर प्लॉट कर सकते हो, दैट इज बेसिकली अ वेक्टर, ठीक है। अब आप इस नोटेशन में यू कैन कॉल इट अ मैट्रिक्स, मतलब उसका जनरल टर्म मैट्रिक्स हो गया, बट वो स्पेसिफिकली इट इज अ वेक्टर, मतलब उसको आप प्लॉट कर सकते हो इन अ n डायमेंशनल स्पेस। ऐसे देखो ना यार, अगर तीन चीजें हैं 1 2 3, तो इट्स बेसिकली कोऑर्डिनेट्स x y और z डायरेक्शन में, तो आप उसको प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। अगर ये ऐसे है 1 2 3 4 5 6, तो नाउ आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं 3 डायमेंशनल स्पेस में, ठीक है। तो या आप उसको रफली एक जनरल टर्म दे सकते हो दैट इट इज अ मैट्रिक्स, बट एसेंशियली अगर वो सिंगल है तो इट इज अ वेक्टर। और इसीलिए देखो यहाँ पे भी, ये कौन सी वेबसाइट है मेरे को नहीं पता, startrek.com, it also says कि this is a row vector and this is a column vector, ठीक है। आप ये हमेशा याद रखना कि कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स विल बिकम मैट्रिक्स, और जब वो अकेला होगा आप उसको वेक्टर बुलाना, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा उसके बाद। हाँ, सो अब मेरे को आपसे एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है इक्वेशन ऑफ अ लाइन का, ठीक है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन आपको बहुत परेशान करेगा आगे जा करके, तो वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, और ये डिस्कशन आपको आगे तक काम आएगा। सो एक 2 डायमेंशनल स्पेस में कैन यू टेल मी एक लाइन का इक्वेशन क्या होता है? y equals to mx plus मान लो ये वाला एक लाइन है, कैन यू टेल मी इसका इक्वेशन क्या होगा? y equals to mx plus ये वाला नहीं, ये मेरे को जनरल फॉर्म चाहिए। equals to 1. जनरल फॉर्म में ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये वाला फॉर्म आपने शायद पढ़ा होगा, राइट। ax प्लस by प्लस c, हाँ सर। राइट। किसी को भी पता है एक्चुअली विदाउट रिग्रेशन ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाने में थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इसमें a और b को क्या बोलते हैं? किसी को पता है a और b को क्या बोलते हैं? a और b को कोएफिशिएंट बोलते हैं। कोएफिशिएंट बोलते हो, हाँ, ठीक है, कोएफिशिएंट बोलते हो। और ये c को क्या बोलते हो? कांस्टेंट। 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 और मशीन लर्निंग के टर्म में इसको बायस बोला जाता है। मशीन लर्निंग में, डीप लर्निंग में आप इसको बायस बोलते हो, ठीक है। सो दीज आर कोएफिशिएंट्स एंड दिस इज द बायस। यहाँ तक ठीक है? अब कैन यू टेल मी, अगर आप 3D में जाओ तो ये लाइन क्या बन जाएगा? 3D में लाइन क्या बन जाएगा? z आ जाएगा 3z plus d। नहीं, इक्वेशन का बात नहीं कर रहा मैं पूछ रहा हूँ कि 3D में जो प्लेन हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा। प्लेन हो जाएगा, राइट। और प्लेन का इक्वेशन क्या होता है? x plus by plus cz plus d ax plus by plus cz cz plus d d is equal to 0। 0। सिमिलरली सेम लॉजिक पर अगर आप जाओ तो 4D में क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो ये बताओ उस चीज को क्या बोलते हैं। जैसे यहाँ पे प्लेन है तो 4D में इस प्लेन को क्या बोलेंगे? किसी को भी पता है 4D में इस प्लेन को क्या बोलेंगे? व्हाट इज द टर्म? 3D के ऊपर कभी भी अगर आपको एक लीनियर सरफेस ड्रॉ करना है, कैन यू टेल मी 1D में क्या बोलोगे आप? 1D में क्या होता है? पॉइंट। 2D में इट्स अ लाइन, 3D में इट्स अ प्लेन, और 1D में लाइक आपके पास एक ऐसे नंबर लाइन है, यहाँ पे ऐसे नंबर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट वुड बी दैट थिंग? पॉइंट बोलोगे आप उसको। डॉट 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 ये डॉट सेपरेट कर रहा है इस स्पेस को दो पार्ट्स में। सिमिलरली लाइन हमेशा क्या करता है, ये जो चीज होती है लाइन, प्लेन, पॉइंट, ये लोग हमेशा क्या करते हैं, पूरे के पूरे स्पेस को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सोच के देखो,
अगर ये 2D होता, सॉरी यार ये हैंडल ही नहीं होता मेरे से, ये पेन टैब जो भी है, ये 2D में अगर आप एक लाइन पकड़ो, ये लाइन ऑब्वियसली इसका लेंथ इनफाइनाइट मानो, बहुत लंबा लाइन, तो ये पूरा का पूरा बड़ा लाइन क्या कर रहा है, इस पूरे प्लेन को दो स्पेसेस में डिवाइड कर रहा है, एक स्पेस ये है, एक स्पेस ये है। सिमिलरली ये 3D स्पेस में ये प्लेन क्या कर रहा है, फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। सिमिलरली 1D स्पेस में ये पॉइंट क्या कर रहा है, फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो वही मेरा क्वेश्चन है कि 4D में क्या होगा। ऑब्वियसली हम इमेजिन नहीं कर सकते, बिकॉज नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। तो कैन यू टेल मी लाइक इसको बोला क्या जाता है, मैं बस नाम सुनना चाहता हूँ आपके मुंह से। व्हाट इज दैट वर्ड, किसी को पता है क्या? क्यूब हो जाएगा सर। बॉक्स द वर्ड इज दिस, ध्यान से सुनना है, ये वर्ड बहुत आप आगे सुनने वाले हो जब आप सारे एल्गोरिथम स्क्रैच से बनाओगे। द वर्ड इज हाइपर प्लेन, ठीक है? और ये एनडी में भी ट्रू है, एनडी में भी आप इसको क्या बोलोगे, हाइपर प्लेन। हाइपर प्लेन क्या होता है? हाइपर प्लेन इज अ सरफेस जो आपके कोऑर्डिनेट स्पेस को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, दैट्स इट। और ये लीनियर होता है। लीनियर का मतलब लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है? मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब एक्स और वाई के बीच में देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप, जितना एक्स बढ़ेगा उतना ही वाई बढ़ेगा, ठीक है? सो ये हाइपर प्लेन भी सेम चीज है। तो अगर आपको प्लेन समझ में आ रहा है तो हाइपर प्लेन कुछ डिफरेंट नहीं है। तो कैन यू टेल मी, अगर हम 4D में इसका इक्वेशन लिखे तो क्या हो सकता है? 4D में इक्वेशन क्या हो जाएगा? 4D में इक्वेशन क्या हो जाएगा गाइस? ax प्लस by प्लस cz प्लस क्या लिखोगे? एक्स्ट्रा वेरिएबल कुछ। ऑब्वियसली आप ये जो नोटेशन आप यूज कर रहे हो ये फेल कर जाएगा बड़े इक्वेशंस के लिए। तो हम एक काम करते हैं, कुछ जनरल सा रखते हैं जो हमको आगे काम आए, ठीक है? एक जनरल इक्वेशन हम लोग बना रहे हैं हाइपर प्लेन का, जो एन डायमेंशनल में भी ट्रू हो। सो देखो एक बार जल्दी से मैं आपको वो बना के दिखाता हूँ, बहुत सिंपल है। सो मुझे क्या करना है, लेके कर हाँ, सकते हैं। आप क्या करोगे, एक्स वाई जेड अगर लोगे तो कभी ना कभी तो खत्म हो जाएगा, जेड पे ही जाके खत्म हो जा रहा है। तो काम करते हैं, रादर देन यूजिंग एक्स, लेट्स यूज x1 x2 x3 xn, right? Similarly, rather than using a b c d, let's use w1 w2 w3 till wn। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब बताओ, कैन यू राइट अ 4D हाइपर प्लेन का इक्वेशन? और कांस्टेंट को आप बाय द वे b बोल सकते हो, b इज फॉर कांस्टेंट। सो कैन यू टेल मी 4D इक्वेशन क्या होगा? 4D में, 4D में गाइस इक्वेशन क्या होगा? सर x4 तब होगा। आप लिखोगे w1 x1 प्लस w2 x2 प्लस w3 x3 प्लस w4 x4, लास्ट में b इक्वल टू 0, राइट? कैन यू राइट एनडी में क्या लिख सकते हो आप इसको? एक्सएन तक जाएगा। xn तक जाएगा, उसको छोटे में लिखने के लिए क्या किया जा सकता है? समेशन ऑफ डब्ल्यू आई एक्स आई। समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, n पॉइंट्स हैं, w i x i प्लस बी। b इक्वल टू 0, राइट? अब एक बात बताओ गाइस, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है? ट्राई करना है आंसर करने का। कैन यू टेल मी, ये x1 से लेके xn तक क्या है? ये अभी तक हमने जो डिस्कशन किया उसके बेसिस पे व्हाट कैन यू कॉल इट? मान लो आपके सैंपल पॉइंट। हाँ, सैंपल पॉइंट तो है, मतलब मैं एक जनरल टर्म पूछ रहा था उसके लिए। एलिमेंट्स। तो अरे नहीं, मैं एक्चुअली क्वेश्चन सही कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट्स है, एक पर्टिकुलर हाँ, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, राइट? coordinate. एन डायमेंशंस में एक पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, इसको आप क्या बोल सकते हो? लाइक इसके लिए वर्ड क्या होगा? एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट के लिए हमने एक वर्ड डिसाइड किया था थोड़ी देर पहले, वेक्टर, डोंट यू रो थिंक? वेक्टर। हाँ, इट्स अ रो वेक्टर, राइट? यू कैन राइट इट लाइक दिस ना, x1 x2 x3। मतलब मान लो अगर मेरे पास वही डेटा सेट होता, CGPA IQ और तीसरा क्या था, आई डोंट नो, नंबर ऑफ बैकलॉग्स, तो वो ऐसे ही तो रिप्रेजेंट होता हर रो के लिए। ये पहला रो होता है, ये दूसरा होता है, तीसरा होता। तो डोंट यू थिंक एवरीथिंग इज अ वेक्टर? नाउ दिस थिंग इज अ वेक्टर। तो और ये भी क्या है गाइस, हर x के कॉरेस्पॉन्डिंग एक वेट है, मतलब एक कोफिशिएंट है। तो डोंट यू थिंक ये भी एक वेक्टर है? दिस इज ऑल्सो ए वेक्टर, दिस इज ऑल्सो ए वेक्टर। तो
what I can do is I can write it like this. कॉलम वेक्टर ये होगा. ये कॉलम वेक्टर हम लोग बना रहे हैं, इसको हम कॉलम वेक्टर बना रहे हैं लाइक दिस, इसको हम कॉलम वेक्टर बना रहे हैं, ठीक है. दिस इज बेसिकली डब्ल्यू ट्रांसपोज, दिस इज डब्ल्यू ट्रांसपोज, और ये आपको इसको आप कलेक्टिवली बोल सकते हो x. सो ये मेरा पूरा इक्वेशन क्या बन गया, डब्ल्यू ट्रांसपोज x प्लस बी. और ये जो बीच में है, कैन यू टेल मी ये कौन सा ऑपरेशन है, ये कौन सा ऑपरेशन है गाइस, डब्ल्यू ट्रांसपोज x, और ये बीच का डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है वेक्टर्स में, एक रो डॉट प्रोडक्ट, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट, ठीक है. कैन यू टेल मी अगर ये n डायमेंशन का है और ये भी n डायमेंशन का है, तो जब इनका डॉट प्रोडक्ट होगा, जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा, तो जो रिजल्टेंट आएगा उसका डायमेंशन क्या होगा, वन डायमेंशन हो. वन डायमेंशन होगा, बिकॉज ये क्या है 1 क्रॉस n और ये क्या है n क्रॉस 1, ये दोनों मैच कर रहा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा 1. बेसिकली एक नंबर आएगा, उस नंबर में आप b को ऐड कर दोगे, आपको एक नंबर मिल जाएगा, ठीक है. सो यहां पर आपको बस ऐसे समझना है कि आप w और x को क्या करते हो, डॉट प्रोडक्ट निकाल के उसमें बायस को ऐड करते हो और उसको इक्वल टू 0 करते हो, एंड दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन. ये 1 डायमेंशन में भी ट्रू है, ये 2D में भी ट्रू है, ये 3D में भी ट्रू है, ये ND में भी ट्रू है. और ये गाइज आप हर पर्टिकुलर एल्गोरिथम में पढ़ोगे, आप लीनियर रिग्रेशन में पढ़ोगे, आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन में पढ़ोगे, पूरा का पूरा डीप लर्निंग इसी के ऊपर है. अगर आपको ये समझ में आ गया ना डब्ल्यू एक्स प्लस बी क्या है, कोई बताओ जल्दी से, डब्ल्यू एक्स प्लस बी को आप क्या बोल सकते हो, डब्ल्यू एक्स प्लस बी क्या है, डब्ल्यू एक्स प्लस बी इज बेसिकली द जनरल इक्वेशन, इट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अ हाइपरप्लेन इन n डायमेंशनल स्पेस, ठीक है. अगर आप इसको नीचे लेके आना चाहते हो 2D में, तो क्या बन जाएगा w1 x1 प्लस w2 x2 प्लस b, ठीक है. तो गाइज ये वाला चीज अगर आपको समझ में आया तो प्लीज लेट मी नो. फिर मैं आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम शेयर करूंगा और आप बताना उस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करोगे विदाउट इवन नोइंग एनी एल्गोरिथम. मशीन लर्निंग भूल जाओ, मैथ्स पढ़ रहे हैं हम लोग अभी मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं. तो मैं आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर डिस्कस करूंगा, और वो हम लोग तब डिस्कस करेंगे जब आप लोगों के पास ये आपके दिमाग में बैठ जाए कि डब्ल्यू एक्स प्लस बी कोई बड़ी चीज नहीं है, डब्ल्यू एक्स प्लस बी इज बेसिकली अ लाइन इन n डायमेंशनल स्पेस, दैट्स इट. और यहाँ पे w क्या है, n डायमेंशनल वेक्टर, x क्या है, n डायमेंशनल वेक्टर. एक्चुअली w ट्रांसपोज होना चाहिए, बट ठीक है, अब w x प्लस b लिखते हो, लोगों को समझ में आ जाता है दैट दिस इज अ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है. सो या गाइस, ये समझ में आ गया क्या कॉन्सेप्ट w x प्लस b वाला, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन इक्वेशन ऑफ अ हाइपरप्लेन समझ में आ गया, ठीक है. चलो फिर अब आपके साथ मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूँ, और वो इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम आपको बहुत मस्त किक देगा मशीन लर्निंग पढ़ने के लिए, ठीक है. और आपको फिर समझ में आएगा कि मैथ्स कितना पावरफुल हो सकता है, एंड यू वुड स्टार्ट एप्रिशिएटिंग मैथ्स, ठीक है. सो चलो मैं आपके साथ प्रॉब्लम एक शेयर कर रहा हूँ, और इस प्रॉब्लम का नाम है, और ये बहुत फेमस प्रॉब्लम है, और आप भी पढ़ोगे लाइक 1-2 महीने के बाद, मतलब इसको प्रॉपर कोड वोड में लिखोगे. आज हम लोग कोड में नहीं लिख रहे, आज हम इसको बस फॉर्मुलेट कर रहे हैं. इस प्रॉब्लम का नाम है सेंटिमेंट एनालिसिस, सेंटिमेंट एनालिसिस, ठीक है. अब ध्यान से सुनो, द प्रॉब्लम इज दिस कि आपके पास क्या है, कुछ मूवी रिव्यूज हैं. आपके पास एक डेटा सेट है जहां पे 2 कॉलम्स हैं. पहला कॉलम है मूवी रिव्यू, और दूसरे कॉलम में है सेंटिमेंट, ठीक है. ये मूवी रिव्यू हो सकता है, ये प्रोडक्ट रिव्यू हो सकता है, बेसिकली कुछ भी टेक्सचुअल डेटा. ये ट्विटर का फीड हो सकता है, ये आपका इंस्टाग्राम का पोस्ट हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है. ये एक टेक्स्ट है, ठीक है. सो ये पहला टेक्स्ट है, ये दूसरा टेक्स्ट है, और टेक्स्ट लाइक बड़ा प्रॉपर बड़ा टेक्स्ट आप इमेजिन कर सकते हो, इमेजिन कर लो जितना भी बड़ा टेक्स्ट इमेजिन कर लो. और यहाँ पे बस एक नंबर लिखा हुआ है 1 या 0, 1 या 0, ठीक है. 1 का मतलब कि ये जो टेक्स्ट है इसका सेंटिमेंट पॉजिटिव है. आई विल गिव यू वन एग्जांपल. अगर आप इंडिया के बारे में बात कर रहे हो, तो ये टेक्स्ट कि इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री इज पॉजिटिव, इंडिया इज अ शिटी कंट्री इज नेगेटिव, ठीक है. सो ये जिस भी चीज के बारे में रिव्यू है, इसको पढ़ के ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर का सेंटिमेंट पॉजिटिव है. ये जिस भी चीज का रिव्यू है, इसके बारे में पढ़ के लग रहा है कि इसका सेंटिमेंट इज 0, एज इन बैड, ठीक है. सो नाउ कम्स द प्रॉब्लम. मुझे क्या करना है, एक ऐसा सिस्टम बनाना है, मुझे एक ऐसा सिस्टम बनाना है गाइस, जो क्या करे कि
उसको क्या करना चाहिए कि वो आइडेंटिफाई कर पाए, कि एक्चुअली मुझे सेंटिमेंट वाला प्रॉब्लम देना था या आपको दूसरा प्रॉब्लम देना था। एक्चुअली मेरे को 1 मिनट दो, मैं एक बार सोचता हूँ। 2 ऑप्शन है मेरे पास, मैं आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग वाला प्रॉब्लम देना चाहता हूँ। मेरे पास 2 प्रॉब्लम्स हैं, एक प्रॉब्लम है मूवी रिव्यू का और एक प्रॉब्लम है मूवी रिकमेंडर सिस्टम का। तो व्हाट आई वांट इज कि मैं आपको प्रॉब्लम दूं, जस्ट गिव मी 1 मिनट। सो ठीक है, एक काम करते हैं, सेंटिमेंट वाले के साथ कंटिन्यू करते हैं, मूवी वाला देखेंगे बाद में। सो या माय प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज दिस कि आपके पास ये डेटा है गाइस, और फिर आपको एक नया रिव्यू मिलता है, आपको एक नया रिव्यू मिल रहा है। आपको बताना है कि इसका सेंटिमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है विदाउट पढ़े। ऑब्वियसली आपके पास एक कुछ प्रोग्राम होगा जो इसको रीड करके बताएगा कि इसका आउटपुट 1 होगा या 0 होगा। हाउ वुड यू अप्रोच दिस प्रॉब्लम? फर्स्ट ऑफ ऑल, इस प्रॉब्लम को आप अप्रोच कैसे करोगे? हाउ वुड यू अप्रोच दिस प्रॉब्लम? मतलब भूल जाओ कि आप मशीन लर्निंग पढ़ रहे हो, भूल जाओ आप डीप लर्निंग, डीप डेटा। हाँ बोलो। कि किसी बायस के ऊपर इसको रिजॉल्व करेंगे। किसी बायस का मतलब बायस से वैल्यू कम हुआ तो 0 कर देंगे या ज्यादा हुआ तो 1 कर देंगे। बट थ्रेशोल्ड वो वैल्यू वो जो वो होता है। वो कैसे, वो थ्रेशोल्ड कैसे पता चलेगा? वो थ्रेशोल्ड कैसे पता चलेगा? तुम ऑब्वियसली इस डेटा में घूमोगे, इस डेटा के ऊपर आप काम करोगे ना। ऑब्वियसली वो बायस निकालने के लिए आप इस डेटा के ऊपर ही काम करोगे, बिकॉज दिस इज द इनपुट दैट यू हैव गॉट। मान लो आपके पास 5000 मूवीज का रिव्यू है और उनका सेंटीमेंट है। तो व्हाट आई वांट इज कि मुझे, अगर आप बोल रहे हो अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू निकालना है, तो वो डेटा से ही तो निकलेगा, वो यहाँ से ही तो निकलेगा, नया डेटा से तो नहीं निकलेगा, इसी जगह से निकलेगा। तो कैसे वो थ्रेशोल्ड कैसे निकालोगे? और ये एक्चुअली अच्छा डिस्कशन का पॉइंट है। मतलब भूल जाओ मशीन लर्निंग, ऐसे ही बात करो। मान लो आप ऐसे इंटरव्यू में बैठे हो और आईएएस का इंटरव्यू है, यूपीएससी का इंटरव्यू है, कुछ अच्छा सा इंटरव्यू है, और आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया कि गिवन दिस डेटा हाउ कैन यू क्रिएट उनका अ मॉडल which can identify the sentiment of a new incoming movie review? कोई भी सॉल्यूशन गाइस, कुछ भी सजेशन आपके पास? देखो आप क्या करोगे, देखो क्या करोगे गाइस आप। मैं फिर से इसको रीलोड कर रहा हूँ, और क्योंकि इसका इरेजर बहुत शिटी है इसलिए मैं बार बार रीलोड कर रहा हूँ। ध्यान से देखो आप क्या करोगे। एंड इट्स ओके, अभी मैं आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था बिकॉज इतना इजी नहीं है। सो आंसर ध्यान से देखो। सो आपके पास यहाँ पे डेटा है, यहाँ पे आपका सेंटिमेंट है, सॉरी यहाँ पे आपका मूवी का टेक्स्ट है, एज इन सेंटिमेंट, सॉरी रिव्यू का टेक्स्ट है, और यहाँ पे आपका सेंटिमेंट है। तो दिस कुड बी लाइक कितने भी बड़ा हो सकता है, लाइक IMDb वगैरह पे आप रिव्यू पढ़ोगे 50 वर्ड्स का भी हो सकता है, 100 वर्ड्स का भी हो सकता है, 500 वर्ड्स का भी हो सकता है। ठीक है, कितना भी बड़ा है मेरे को फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे उसका 1-0 में वैल्यू है कि वो पॉजिटिव सेंटीमेंट है, नेगेटिव सेंटीमेंट है। मैं क्या करूंगा, मैं इस डेटा को ट्रांसफॉर्म करूंगा एक दूसरे काइंड ऑफ डेटा में। ठीक है, और मैं जो कर रहा हूं उसको बोला जाता है वेक्टराइजेशन। वेक्टराइजेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं वेक्टराइजेशन। देखना बहुत मस्त चीज है, आपको समझ में आ जाएगा। तो कर क्या रहा हूं मैंने एक पर्टिकुलर रिव्यू को उठाया। इनफैक्ट मैंने क्या किया, मैंने सारे रिव्यूज को उठाया, मैंने एक लूप चलाया हर रिव्यू के ऊपर। ये पाइथन है, सिंपल पाइथन। मैंने लूप चलाया हर रिव्यू के ऊपर और मैंने स्प्लिट फंक्शन मारा। किसी को पता है स्प्लिट फंक्शन क्या करता है? यस सर, दोनों इनपुट ले लेता है और उसको एक साथ हम ले सकते हैं और उसको कॉमा देकर सेपरेट कर सकते हैं। हाँ, लेट मी शो यू इनपुट क्या करता है। मेरे पास ये ऑलरेडी एक नोटबुक खुला हुआ है। सो लेट्स से मेरे पास अगर एक स्ट्रिंग है, मेरे पास एक स्ट्रिंग है, दिस वाज अ ग्रेट मूवी। ये स्ट्रिंग है, इसके ऊपर अगर मैं स्प्लिट लगाऊं तो देखो ये क्या करेगा, ये उसको एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा, और उस लिस्ट में क्या होगा, हर वर्ड होगा जो सेंटेंस में यूज हुआ। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने मेरे जितने भी वर्ड्स थे, मेरे जितने भी रिव्यूज थे, मान लो मेरे पास अगर 5000 रिव्यूज थे, मैंने उन 5000 रिव्यूज के ऊपर लूप चलाया और एक बड़ा सा लिस्ट फॉर्म कर दिया। सो मगर मेरे पहला वाले रिव्यू के ऊपर लूप चलाए तो पहला लिस्ट मिला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करके मुझे 5000 लिस्ट मिले। राइट, हर लिस्ट में वर्ड्स थे,
अब मैंने क्या किया, सारे लिस्ट को जोड़ दिया। कोई बताओगे सारे लिस्ट को जोड़ने से क्या होगा? सारे लिस्ट 5000 लिस्ट को जोड़ने से क्या होगा? मान लो आई विल गिव यू दिस एग्जांपल, ये फर्स्ट था, इसको मैंने लिस्ट 1 में स्टोर कर दिया, ठीक है। सिमिलरली मैंने क्या किया, कॉपी किया और यहाँ पे L2 बनाया और ये सेकंड रिव्यू है और मैंने यहाँ पे लिखा इट वॉज अ शिटी मूवी, ठीक है। और मैंने इसको भी रन कर दिया और फिर मैंने क्या किया, L1 प्लस L2 कर दिया। समझ में आया क्या हुआ? समझ में आया क्या हुआ? सारे सर वर्ड्स दोनों ऐड हो गया। दोनों ऐड हो गए, बट यू कैन सी यहां पर, यू कैन सी कुछ वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। ए रिपीट हो रहा है, वॉज रिपीट हो रहा है, मूवी रिपीट हो रहा है। व्हाट आई वांट इज कि ये जो बड़ा सा लिस्ट बना है ना, इसमें से मुझे सिर्फ यूनिक वर्ड्स चाहिए, सिर्फ यूनिक वर्ड्स। कुछ कर सकता हूं मैं यहाँ पे? यूनिक वर्ड्स कैसे निकाल सकता हूँ? कोई बताएगा? जितने जितने भी लोगों ने पाइथन पढ़ा है, यूनिक वर्ड्स निकालना है मुझे इसके अंदर से। कैसे निकालूं मैं? सिर्फ यूनिक वर्ड्स चाहिए गाइस। Fetch something. सेट कर दोगे यार आप? सेट क्या करता है पता है ना? सेट क्या करता है? सेट हमेशा यूनिक वर्ड्स ही रखता है, सेट में डुप्लीकेट्स नहीं होते। हाँ सर, हाँ सर, हाँ। आपने सेट में कन्वर्ट कर दिया। अब इस ऑपरेशन को याद रखो और वापस यहाँ पे आओ। ये सेम चीज अगर मैंने 5000 रिव्यूज के ऊपर किया होता तो मुझे एक सेट मिलता, एक सेट मिलता। कैन यू टेल मी उस सेट के अंदर क्या होता? कोई बता सकता है उस सेट के अंदर क्या होता? यूनिक वर्ड्स होता जो वैरायटीज, वो सारे वर्ड्स होते, वो सारे के सारे वर्ड्स होते एक बार, कोई भी 2 बार नहीं होता। वो सारे के सारे वर्ड्स होते एक बार, जिनको यूज करके ये 5000 रिव्यूज क्रिएट किए गए। यहां तक ठीक है गाइस? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? यहां तक सब कुछ ठीक है? सो लेट्स से वो टोटल वर्ड्स, जैसे यहां पर ये टोटल वर्ड्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब अगर मैं इसके ऊपर लेंथ लगा दूं तो मुझे वो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स मिल जाएंगे जिनको यूज करके मैंने 2 रिव्यूज क्रिएट किए। एंड इट्स बेसिकली व्हाट? 7। सो इमेजिन करो कि मैंने ये सेम ऑपरेशन लगाया यहां पर इस सेट के ऊपर और मुझे मिला 35,000। इसका मतलब ये 5000 रिव्यूज क्रिएट करने में टोटल कितने यूनिक वर्ड्स की जरूरत पड़ी? 35,000। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यहां तक एकदम सिंपल है। अब देखो मेन चीज यहां से स्टार्ट होता है। अब मैंने क्या किया, मैंने इन 35,000 वर्ड्स का कॉलम्स बना दिया। मैंने क्या किया, मैंने ये सारे वर्ड्स लिए और इनका कॉलम बना दिया। ये सारे वर्ड्स क्या क्या थे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इट दिस अ ग्रेट मूवी। मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने कॉलम बना दिया। इट दिस वॉज ए, यहाँ पे बीच में और 34,000 वर्ड्स, ग्रेट मूवी। ये टोटल कितने कॉलम्स हैं? 35,000 कॉलम्स हैं। 35,000 कॉलम्स, ठीक है। अब ध्यान से सुनना। अब मैंने यहां से पहले वाले रिव्यू को उठाया, फर्स्ट रिव्यू को उठाया, बेसिकली इस रिव्यू को उठाया, दिस वाज अ ग्रेट मूवी। और यहां पे मैंने क्या किया, इस रिव्यू से क्वेश्चन पूछा कि इसमें इट कितनी बार आता है, तो पता चला 0 बार आता है। तो मैंने फॉर द फर्स्ट रो यहाँ पे लिख दिया 0। फिर मैंने पूछा दिस कितनी बार आता है, तो यहाँ पे 1 बार आता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1। वॉस कितनी बार आता है? 1 बार आता है। ए कितनी बार आता है? 1 बार आता है। ग्रेट कितनी बार आता है? मूवी कितनी बार आता है? और बीच में सब कुछ 0, ठीक है। और ऐसा ही सेम काम मैंने किया मेरी दूसरी मूवी के साथ, फिर मैंने तीसरी मूवी के साथ और 5000 मूवीज के साथ। और अब देखो ये जो है ये आपका टेबुलर डेटा बन गया, जिसका शेप कितना होगा? कैन यू टेल मी, ये जो नया टेबुलर डेटा बना है इसका शेप क्या है? 5,000 क्रॉस 35,000। एक्चुअली 35,000 नहीं होगा, पहले आप रोज लिखते हो ना। रोज कितने हैं? 5,000। और कॉलम्स कितने हो जाएंगे? 35,000। ये शेप बन गया, ठीक है। और ये ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स 0 होंगे, कुछ 1 होंगे, कुछ 7 होंगे। इस तरीके से पूरा का पूरा चीज दिखाई देगा। और फिर मैंने लास्ट में एक कॉलम और ऐड कर दिया सेंटीमेंट का, जहां पे लिखा हुआ है 1 0 0 1, जो ये बता रहा है कि ये पर्टिकुलर जो वेक्टर है, बाय द वे डोंट यू थिंक अब ये एक वेक्टर बन गया? यहाँ पे हर रो एक वेक्टर है, यस सर।
कैन यू टेल मी ये कितने डायमेंशन का वेक्टर है? यहाँ पे हर रो कितने डायमेंशन का वेक्टर है? 35,000 स्पेस में इट्स अ वेक्टर, राइट? अगर आप एक 35,000 डायमेंशन का स्पेस बनाओ, उसमें यहाँ से हर पॉइंट को उठा के आप प्लॉट कर पाओगे? और अब देखो मैंने क्या किया, मैंने उस 35,000 डायमेंशन स्पेस में सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया। ऑब्वियसली मैं 3D में ही आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है? ओके। और अब मैंने क्या किया, मेरे पास एक नया रिव्यू आया, जिसका मुझे नहीं पता सेंटिमेंट क्या है। उससे भी मैंने सेम क्वेश्चन पूछा कि बताओ तुम्हारे में इट कितनी बार आया है, तुम्हारे में दिस कितनी बार आया है, तुम्हारे में वॉस कितनी बार आया है, तुम्हारे में ए कितनी बार आया है, तुम्हारे में ग्रेट कितनी बार आया है, तुम्हारे में मूवी कितनी बार आया है। तो डोंट यू थिंक मैंने अपने नए इनकमिंग मूवी से भी क्या फॉर्म कर लिया, एक वेक्टर। क्या मैं उस वेक्टर को भी इस एन डायमेंशनल स्पेस में प्लॉट कर सकता हूँ? लेट्स से मैंने इसको प्लॉट कर दिया और ये रहा वो नया। अब कुछ कॉमन सेंस लगा के बताओ, हाउ कैन आई फाइंड आउट इन दिस 35,000 डायमेंशनल स्पेस कि ये जो नया मूवी आया ये पॉजिटिव सेंटिमेंट है या नेगेटिव सेंटिमेंट है? क्वेश्चन में पुट सर, करके ज्यादा वाट रहेगा या फिर लो, मतलब कम वाट रहेगा उसके हिसाब से। चलो अब मैं आपको एक हिंट देता हूँ। व्हाट इफ इसके आसपास की सारी मूवीज, ये जितने भी आसपास के वेक्टर्स हैं, ये सारे मूवी रिव्यूज पॉजिटिव सेंटिमेंट वाले हैं, तो क्लस्टरिंग कर देंगे। तो क्या बोलोगे आप? मतलब क्लस्टर बस नहीं, भूल जाओ यार, मशीन लर्निंग भूल जाओ, मैं कॉमन सेंस का बात कर रहा हूँ, मैथ्स का बात कर रहा हूँ। आपको ये पता चला कि जैसे आपने इसको वेक्टर बना के स्पेस में प्लॉट किया, इस नए पॉइंट को, रेड पॉइंट को, इसके आसपास के बहुत सारे पॉइंट्स, प्रोबेबली 70% पॉइंट्स ग्रीन है, 30% पॉइंट, मतलब मान लो 1 मीटर के रेडियस में, ऑब्वियसली 1 मीटर का रेडियस इज नॉट द करेक्ट मेट्रिक, बट ऐसे ही कॉमन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, 70% ग्रीन है, 30% रेड है, तो क्या बोलोगे इसके बारे में? क्या बोल सकते हो फिर आप? ग्रीन ही होगा। ग्रीन होगा, राइट? आपने क्या कैलकुलेट किया? डिस्टेंस कैलकुलेट किया, डिस्टेंस को आपने अपना मेट्रिक बनाया और आपने बोला इसके नियरेस्ट जितने भी पॉइंट्स थे उसमें मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आर एक्चुअली ग्रीन। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल से कि 70% प्रोबेबिलिटी है कि ये पॉइंट जो होगा ये पॉजिटिव सेंटिमेंट होगा, और सिंस 50% से ज्यादा है प्रोबेबिलिटी, तो आई वुड से कि यस, इसका सेंटिमेंट पॉजिटिव है। 70% चांसेस है कि इसका सेंटिमेंट पॉजिटिव है। और दैट इज मशीन लर्निंग, दैट इज वन एग्जांपल ऑफ मशीन लर्निंग, जहां पे आप जितना भी आपने आज पढ़ा उसको इंप्लीमेंट करके एक छोटा सा एल्गोरिदम बनाया। बाय द वे, जो एल्गोरिदम आपने अभी पढ़ा ये KNN है। KNN में क्या करते हो, आप एक नंबर डिसाइड कर लेते हो, जैसे कि 5, तो आप क्या कर रहे हो, इस रेड पॉइंट के 5 नियरेस्ट नेबर्स खोज रहे हो और उनके क्लासेस पता कर रहे हो कि वो पॉजिटिव सेंटिमेंट है या नेगेटिव सेंटिमेंट है। सो अगर 3 उसमें से पॉजिटिव है तो आप अपने नए पॉइंट को बोल दोगे कि वो पॉजिटिव है। इसको KNN बोलते हैं, बहुत ही सिंपल एल्गोरिदम है, ठीक है? और इसी तरह के गाइस एल्गोरिदम्स होते हैं, बट द आइडिया इज दिस कि इट्स ऑल अबाउट दिस मैथ्स। आपको विजुलाइज करना है हायर डायमेंशनल स्पेस में कि चल क्या रहा है, क्या चल रहा है, वो प्लॉटिंग करना है, वो समझना है कि डेटा में क्या है, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मशीन लर्निंग। कोड कोई भी कर लेगा गाइस, कोड बहुत ईजी है, द अंडरलाइंग मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं बस आपको थोड़ा सा आज लीनियर अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन दे रहा था, थोड़ा सा समझ में आया क्या गाइस? टेल मी, यस सर। वाज इट इंटरेस्टिंग? जब मैंने पढ़ा था पहली बार, आई फेल्ट कि बहुत इंटरेस्टिंग है ये, और मैथ्स का अच्छा यूज है ये, ठीक है? यस तो ठीक है, और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं लीनियर अलजेब्रा में, हम लोग धीरे धीरे वो कवर करते जाएंगे। फिर हम लोग स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करेंगे और फिर हम लोग थोड़ा सा कैलकुलस पढ़ेंगे और प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। सो हम लोग को ये चारों चीजें पढ़नी है और साथ ही साथ हमें सारे टूल सीखने हैं, ठीक है? तो आज का क्लास इतना ही रखते हैं, कल की क्लास से नमपाई स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से, और फिर हम लोग धीरे धीरे पैंडास में मूव करेंगे, डेटा एनालिसिस सीखेंगे और फिर इवेंचुअली विल मूव इनटू डेटा एनालिसिस, ठीक, सॉरी मशीन लर्निंग। सारे एल्गोरिदम्स हम लोग स्क्रैच से बनाएंगे। मैं हमेशा ये सोचता हूँ, लाइक मेरा ये थिंकिंग है कि एल्गोरिदम अगर आप बनाना सीख जाओगे ना तो यूज करना तो आपको फॉर श्योर आ ही जाएगा, ठीक है? तो द आइडिया वुड बी कि आप मैथ्स इतना अच्छा सीख जाओ कि आप एल्गोरिदम को पूरा एंड टू एंड समझ के कोड कर पाओ। दैट शुड बी द आइडिया। आपको लाइब्रेरीज का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए इस तरीके से, ठीक है? तो ये हम लोग करने वाले इस कोर्स में 6 महीने हम लोग साथ में हैं। आई रियली वांट कि आप ऐसे मशीन लर्निंग इंजीनियर बनो जिनको कोई भी हायर करना चाहे। दैट्स द होल आइडिया, ठीक है? सो या आज इतना ही करते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट्स, कोई प्रॉब्लम बताओ मुझे, अदरवाइज जाओ डिनर विनर करो।
सौर्या क्या बोल रहे हो, बट सर अपर केस लोअर केस, हाँ मतलब कर सकते हो, उस तरह का कंसिडरेशंस आप ला सकते हो, बट मैं बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दे रहा था, ठीक है, कि हायर डायमेंशनल स्पेस में चीज़ों को कैसे सोचना है वेक्टर्स के टर्म्स में, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। सो गाइज या टेल मी, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं 2 मिनट हूँ यहाँ पे, अदरवाइज जाओ फिर हैव डिनर, कल एक और क्लास करते हैं, मैं आपको कल सुबह कंफर्म कर दूंगा, क्योंकि हो सकता है मेरा एक एक्स्ट्रा क्लास हो कल, अगर वो होगा तो कल क्लास नहीं करके परसों करेंगे, बट देयर इज अ चांस कि हम लोग कल नंपाई स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो या बताओ, रिकॉर्डिंग मैं आपको कल तक दे दूंगा इस क्लास का, अगर आपको रिवीजन चाहिए, आई डोंट थिंक इतना कुछ है रिवीजन का, बट एज अ रेफरेंस आप इस लेक्चर को रख सकते हो, स्पेशली जो हमने इक्वेशन डिराइव किया wx + b = 0, वो आपको आगे काम आएगा। तो ठीक है, आई गेस कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है, बाय।